हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि हमारे लेक्चर 1 में हम परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ के आए थे और हमने देखा था कि क्या क्या दिक्कत उससे पीजेंट को या विलेज फार्मर्स को हो रही थी। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन देखना है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया था। तो चलिए अपनी बुक का पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए और फिर हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। A new system is devised. By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. जब 19th century आने लगी तो उन्हें पता चला कंपनी के लोगों को कि ये सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा था कि एग्रीकल्चर ग्रो करने लगा था तो उन्हें कम मिल रहा था रेवेन्यू, क्योंकि वो फिक्स था। तो उन्होंने सोचा अब हम चेंज कर देते हैं सिस्टम को अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए। How could revenue be fixed permanently at a time when the company needs more money to meet its expenses of administration and trade? कम परमानेंट सेटलमेंट कैसे हो सकता है जब कंपनी को एक्सपेंसेस करने के लिए, अपने खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे। In the northwestern provinces of the Bengal Presidency, most of the areas now in Uttar Pradesh, an Englishman called Holt मैकेनिज डिवाइस द न्यू सिस्टम। किसका नाम दिया हुआ है? एक इंग्लिश मैन का, उसका नाम था हॉल्ट मैक हॉल्ट मैकेनिज। तो जो हॉल्ट मैकेनिज थे उन्होंने एक नया सिस्टम लाए विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822 के आसपास एक नया सिस्टम लाए थे ये हॉल्ट। वो सिस्टम क्या था? He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. उन्हें लगा कि नॉर्थ इंडिया में, यानी कि आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश, वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है एग्रीकल्चर को सही करने की, क्योंकि वहां पर मेनली ऑक्यूपेशन लोगों का एग्रीकल्चर था। तो इस वजह से उन्होंने अंडर हिज डायरेक्शन collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the field and recording the custom and right of different groups. तो उनके नेतृत्व में, उनके अंडर में जो ऑफिशियल थे, जो कलेक्टर थे उस टाइम पे, वो सब हर गांव से गांव गए, एक डाटा बनाया कि लैंड की जमीन कैसी है खेती के लिए, कितना एरिया है नॉर्मली लोगों के पास, लोग क्या क्या चाहते हैं, इन सब चीजों की। The estimate revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village had to pay. इसी हिसाब से किसी खेत में ज्यादा जमीन है तो उससे ज्यादा रेवेन्यू लिया जाएगा, किसी खेत में कम जमीन है तो उससे कम। तो ये सिस्टम उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ कि हर विलेज को अपने एरिया के हिसाब से ही अपना रेवेन्यू देना होगा। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही रेवेन्यू देना है। This demand was to be revised periodically. ये जो डिमांड है रेवेन्यू की, ये चेंज भी हो सकती है टाइम के साथ, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the जमींदार। तो आपने देखा था परमानेंट सेटलमेंट में जो राइट था वो जमींदार के पास था, पर इसमें राइट किसके पास हुआ? इसमें राइट उसके पास हुआ जो विलेज का हेडमैन था, मतलब जो हेड था पूरे विलेज का, उसे राइट दिया गया कि तुम इकट्ठा करके हमारे पास तक रेवेन्यू लाओगे। दिस सिस्टम टू बी नोन एज मालावारी सेटलमेंट। और इस सिस्टम को क्या बोला गया? महलवारी, महल मतलब गांव, महलवारी सेटलमेंट। ओके, तो हमने यहाँ दो सेटलमेंट देखे, पहला था हमारा परमानेंट और दूसरा है महलवारी सेटलमेंट। परमानेंट में एक फिक्स अमाउंट था और महलवारी में हर लैंड के हिसाब से उसका अमाउंट था। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द मुनरो सिस्टम। एक और सिस्टम हमें दिया हुआ है जो है मुनरो सिस्टम। तो चलिए मुनरो सिस्टम देखते हैं एक बार। In the British territory in the north, south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement.
जैसे कि नॉर्थ इंडिया में इन्होंने मालहारी सिस्टम डाला, वैसे ही इन्हें लगा साउथ इंडिया में भी दिक्कत हो रही है। The new system that was derived came to be known as रोटीवार। एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, वो सिस्टम का नाम था रोटवारी सिस्टम। रोटवारी सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या था वो हम अब देखेंगे आगे। तो हमने 3 सिस्टम देखे, परमानेंट सेटलमेंट, मालवारी सेटलमेंट एंड रोटवारी सिस्टम। इसमें क्या हुआ, it was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the war with Tipu Sultan। टीपू सुल्तान से जब मैसूर की लड़ाई हुई थी, वो जीतने के बाद उन्होंने कुछ लैंड जो था वो कब्जा लिया था। तो उन्होंने सोचा, सब्सिक्वेंटली डेवलप बाय थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। तो जो उन्होंने लैंड जीता हुआ था उस पर वो खेती करके रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते थे, वो था रोटवारी सिस्टम। डिटेल में हम देखेंगे। इसमें 2 जनों का नाम है, कौन कौन, एलेक्जेंडर रीड एंड मुनरो। तो जो थॉमस मुनरो थे उनकी हमें इमेज भी आपको साइड में दिखेगी, गवर्नर ऑफ मद्रास थे वो। तो क्या होता है, मुनरो और रीड को लगा कि साउथ में कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में खेती बाड़ी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी नॉर्थ इंडिया में है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यू had to be made directly with the cultivators who had tilled the land of generation। That means permanent settlement में क्या था, जमींदारों के अंडर में दिए थी चीजें। मालवारी सेटलमेंट में क्या था, गांव से गांव की बात थी और पूरे गांव का जो हेडमैन था वो इकट्ठा करेगा। और रोटवारी सिस्टम में क्या हुआ, जो रोट थे, रोट मतलब किसान उस जगह के, उनसे बोला गया कि वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करके हमें देंगे। ओके। Their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made। और उनकी जो जमीन है उसका सर्वे होगा एक रेवेन्यू बनने से पहले। मुनरो thought that the British could act as parental father figure protecting the road under their village। और जो अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ऑफिशियल थे, उन्हें कैसे पेरेंट की तरह हेल्प करनी चाहिए रोड्स की, उनके खेती करने के लिए। तो ऑल वाज नॉट वेल। तो ये सब कुछ ठीक क्यों नहीं था। विदिन अ फ्यू ईयर आफ्टर द न्यू सिस्टम्स वर इम्पोज्ड, इट वाज क्लियर दैट ऑल वाज नॉट वेल विद देम। ड्रिवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स्ड टू हायर रेवेन्यू डिमांड। तो क्या हुआ, उन्होंने सेटलमेंट तो लगा दिया रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, लेकिन जो उनकी डिमांड थी वो उन्होंने इतनी ज्यादा रखी कि वो अचीव ही नहीं हो पा रही थी। पीजेंट वर अनेबल टू पे, किसान नहीं दे पा रहे थे। रियोट फिल्ड द कंट्री साइड, जो रियोट थे वो कंट्री साइड ही छोड़ के चले गए थे कि हम खेती ही नहीं करेंगे। एंड विलेजेस बिकम डेजर्टेड इन मैनी रीजन, और जो खेत थे वो बहुत जगह डेजर्ट बन चुके थे। ऑप्टिमिस्ट ऑफिशियल had imagined that the new system would transform the peasant into rich enterprising farmer, but it did not happen। जो ऑफिशियल थे उन्होंने सोचा था कि जो नए सिस्टम है ये फार्मर्स को रिच बनाएंगे, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। रिच बनने की जगह वो और ज्यादा बेकार होते चले गए। ओके। तो हमने देखा कि 3 सिस्टम लाने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो उन्होंने क्या सोचा। तो वही हमारी नेक्स्ट हेडिंग है जो उन्होंने सोचा, क्रॉप्स फॉर यूरोप। यूरोप के लिए क्रॉप्स। तो इसमें देखेंगे, द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप दैट यूरोप रिक्वायर्ड। तो क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनसे रेवेन्यू की जगह वो जो क्रॉप्स हैं जो यूरोप में ज्यादा यूज होती हैं उन क्रॉप्स को ग्रो करवाएं। By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo। जो ओपलम है एंड इंडिगो, इंडिगो मतलब नील, इन दोनों चीजों की खेती उन्होंने करानी चाहिए इंडियन से। In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops। जैसे कि उन्होंने इसके अलावा और भी फोर्स करा लोगों को। ये तो मेनली थी जो यूरोप में नीड थी
इसके अलावा इन लोग किस किस चीज के फोर्स किया लोगों को? जूट उन्हें बंगाल में चाहिए थी, टी उन्हें असम में चाहिए थी, शुगर केन उन्हें उत्तर प्रोविंसेस जो उत्तर प्रदेश है अब शुगर केन चाहिए था, शुगर केन के अलावा उन्हें क्या चाहिए था? व्हीट, कॉटन एंड राइस। व्हीट, कॉटन, राइस, ये सब चीजें भी उन्हें चाहिए थी। ओके, how was this done? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. तो हम देखेंगे इसमें एक चीज के बारे में। ये तो एग्जांपल था कि ये चीजें उन्होंने ग्रो करानी चाहिए जबरदस्ती। अब ये चीजें ग्रो क्यों हुई, ये कैसे हुई, ये हम देखेंगे एग्जांपल से। वो एग्जांपल हमें गिवन है फिगर 5 और 6 आप देख लीजिए। टू कंपोनेंट ऑफ कॉटन प्रिंट, कॉटन के दो कपड़े दिए हुए हैं। द इमेज ऑन द लेफ्ट फिगर 5 शो अ कलमकारी प्रिंट created by weaver of Andhra Pradesh in India. On the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris. There is one thing common in two paintings. Both use a rich blue color commonly called indigo. अब इंडिगो क्या है? हमने एग्जांपल लिया है इसमें इंडिगो का। इंडिगो होता है नील, जिसे हम हिंदी में नील बोलते हैं, ब्लू कलर। इसकी खेती करानी चाहिए ब्रिटिशर में जबरदस्ती। The blue that you see in this print were produced from a plant called indigo. एक इंडिगो प्लांट है जिससे ये रंग निकाला जाता है। It is likely that the blue dye used in the Morris print is the 19th century Britain was manufactured from indigo plant cultivated in India. For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. उस टाइम पे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था इंडिया पे, तो जो इंडिगो था सबसे ज्यादा वर्ल्ड में इंडिया ही प्रोड्यूस करता था। वाई द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिगो, इंडिया इंडिगो की डिमांड इतनी क्यों थी? चलिए देखते हैं। The indigo plant grew primarily in the tropics. By the 13th century Indians, indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France, Britain to dye cloth. तो क्या हुआ, जो हमारा ये इंडिगो होता है ये मेनली कहाँ पे उगता है? ट्रॉपिक कंट्रीज में। ये हम ज्योग्राफी में करके आए हैं। ट्रॉपिक कंट्रीज कौन सी हो गई? जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होती है। तो हमें पता है इंडिया हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसी वजह से उसका आधा पार्ट तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही होता है। और उस टाइम पर इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में डाई करने की इंडिगो की बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ गई थी, डिमांड वहां पे ज्यादा थी। However, only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. तो क्या हुआ, बहुत ही कम लोग इंडिगो की खेती करते थे, तो क्या हुआ, ये कम जाएगा, और जो चीज कम जाएगी डिमांड ज्यादा होगी उसकी, तो जाहिर सी बात है उसके रेट भी बढ़ेंगे, तो इसलिए वो महंगा भी बहुत था। European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes. एक और प्लांट की बात हुई है यहाँ पे। एक तो इंडिगो प्लांट हो गया और दूसरा प्लांट कौन सा दिया हुआ है यहाँ? वुड का, जिससे वो ब्लू डाइज बनाते थे। Being a plant of the temperate zone, wood was most easily available in Europe. It was grown in northern Italy, southern France and the part of Germany and Britain. जो वुड था, ये प्लांट जो था मेनली ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है हमारा टेम्परेट जोन में। टेम्परेट जोन भी हमें पढ़ के आए हम पहले। टेम्परेट जोन होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर ट्रॉपिक जोन, या फिर एंटार्क्टिक जोन तक, या और वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे का जोन वो हमारा टेम्परेट हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये तो हमारे मेनली यूरोप में ही उगता था। Worried by the competition from indigo, wood producing Europe pressured their government to ban the import of indigo. तो क्या हुआ, उन्हें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया था उस टाइम पर। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी,
जो वुड के प्रोड्यूसर थे यूरोप में, उन्होंने प्रेशर करा किसे, गवर्नमेंट को, कि वो इंपोर्ट जो है इंडिगो का वो बंद कर दे, क्योंकि जब भी वुड की खेती ज्यादा होगी, इंडिगो की डिमांड ज्यादा थी उस टाइम पे, तो इंडिगो महंगा भी मिलता था, लेकिन इंडिगो की अगर डिमांड ज्यादा है तो वुड कोई खरीदेगा नहीं, और वुड खरीदने के लिए उन्होंने इंडिगो को बैन करवा दिया था। क्लॉथ डाइज हाउएवर प्रिफर्ड इंडिगो एज अ डाई, लेकिन जो डायर होते थे, जो डाई करते थे कपड़े, वो ज्यादातर इंडिगो को ही प्रेफर करते थे। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, whereas the dye from wood was pale and dull। तो वुड से जो डाई आती थी वो बहुत ज्यादा डल कलर की होती थी, लेकिन इंडिगो से जो डाई आती थी वो बहुत ज्यादा रॉयल लगती थी देखने में। By the 17th century, European cloth producers persuaded their government to relax the ban of indigo export. The French began cultivation indigo in Saint Dominguez in the Caribbean island, the Portuguese in Bengal, the English in Jamaica, and the Spanish in Venezuela। तो इंडिगो की आप देखेंगे कितनी अलग अलग जगह पर उसकी खेती होनी स्टार्ट हो गई थी, अलग अलग जगह देशों ने उसकी खेती स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि वो उस टाइम पे डिमांड में था। इसके बाद देखेंगे इंडिगो प्लांटेशन आल्सो कम अप इन मेनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका तक में इंडिगो प्लांटेशन स्टार्ट हो गई थी। बाय द एंड ऑफ द 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes। तो ब्रिटेन में जो क्लॉथ का काम था वो बहुत ज्यादा एकदम तेजी से बढ़ा, जिस वजह से उन्हें इंडिगो की नीड बहुत ज्यादा पड़ने लगी और इंडिगो की डिमांड भी एकदम से इंक्रीज हुई। While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons। और जिस टाइम पे ये इंडिगो की डिमांड इंक्रीज हुई, उसी टाइम पे क्या हुआ, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में रीजन किसी को नहीं पता, लेकिन उन रीजंस की वजह से कोलैप्स हो गया इंडिगो की ग्रो, वहां पे ग्रो नहीं हो पाया। Between 1783 to 1789, the production of indigo in the world fell by half। जो प्रोडक्शन था इंडिगो का वो जस्ट हाफ हो गया था। Cloth dyes in Britain now desperately look for new sources for indigo supply। तो अब इंडिगो कहां से आएगा, अब हमें ये देखना है कि इंडिगो की सप्लाई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, ब्रिटेन इंडिया की तरफ आया। तो अब हम देखेंगे ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। तो लास्ट में ब्रिटेन के पास ऑप्शन क्या बचा, इंडिया आने का। तो चलिए देखते हैं। फेस विद द राइजिंग डिमांड ऑफ इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक फार अवे टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। तो इंडिगो की डिमांड जैसे पूरे वर्ल्ड में बढ़नी स्टार्ट हो गई एक साथ, तो कंपनी ने देखा कि क्यों ना हम इंडिया में इसी ग्रोथ जो है वो बढ़ा देते हैं। From the last decade of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market। बंगाल में मेनली ये चीज हुई, बंगाल का जो इंडिगो था वो वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। तो 30% जो ब्रिटेन में इंडिगो आता था वो खाली इंडिया से ही आता था। By 1810 the proportion had gone up to 95%। और 1788 से 1810 तक जो पूरा ब्रिटेन बनाता था इंडिगो, इंपोर्ट करता था, उसमें से 95% इंडिया का ही लेता था। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production। जैसे इंडिगो का ट्रेड स्टार्ट हुआ तो कमर्शियल जो थे, प्राइवेट लोग जो थे, उन्होंने भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडिगो प्रोडक्शन में। Over the year, many company officials left their job to look after their indigo business। बहुत से कंपनी के जो लोग थे उन्होंने जॉब छोड़कर इंडिगो के प्रोडक्शन में ही इंडिगो का बिजनेस स्टार्ट करा। Attracted by the prospect of high profit, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters।
Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the bank that were coming at that time. तो जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो लोन लेकर इंडिगो का काम कर रहे थे, और जिनके पास पैसे थे वो जॉब छोड़ के इंडिगो का काम कर रहे थे। एक इमेज आपको दी हुई है अफ्रीकन स्लेव्स की। एक रिवोल्ट हुआ था 1791 में अफ्रीका में, जब वो प्लांटेशन करते थे रोज की। तो उसी एज के बारे में आपको दिया हुआ है। स्लेव का मतलब क्या होता है, स्लेव वर्ड हमने यूज करा है यहाँ पे। तो स्लेव का मतलब होता है अ पर्सन हु इज ओन्ड बाय समवन एल्स, द स्लेव ओनर, अ स्लेव हैज नो फ्रीडम इज कंपाइलिंग वर्क फ्रॉम द मास्टर। कोई भी एक आदमी जो किसी और के अंडर में काम करता है लेकिन उसके पास कोई आजादी नहीं होती अपनी मर्जी से कुछ करने की, वो स्लेव होता है। ओके, तो अब हमें देखना है हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड। इंडिगो कल्टिवेटेड कैसे होता है। देयर वॉज वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। कौन कौन से? पहला है NIJ, दूसरा है रियोटी। ओके, within the system of NIJ cultivation, the planter produce indigo in land that is directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindar and produce indigo by directly employing hired labor. तो NIJ में क्या होता था, वो हायर्ड लेबर करते थे, कोई लैंड रेंट पे लेते थे, वहां पे इंडिगो की खेती करते थे। ठीक है, तो यहां हमने देखा इंडिगो किस किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकता है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इससे आगे का कि अगर इंडिगो में सब सही था तो दिक्कत कहां पे आई और इंडिगो रिवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।